आप लोग ये सब नोट काहे ले लेते हैं? पढ़े हैं, पगला जाइएगा नोट को पढ़ के, दिमाग खराब हो जाएगा। वो सब नोट मत पढ़िए। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, तो आज जो है हम लोगों को तुर्क आक्रमण के अंतर्गत जो है महमूद गजनबी को पढ़ लिए। महमूद गजनबी के बाद जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद गौरी। किसको पढ़ना है? मोहम्मद गौरी। तो आज का टॉपिक है हम लोग का मोहम्मद गौरी। आप हेडिंग मार लीजिए, मोहम्मद गौरी। मार लिए हैं? मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए, आइए 1 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000। महमूद गजनबी ने पंजाब के हिंदू शाही राज 1000। किस शासक ने आत्मग्लानि बस आत्महत्या? जय। पंजाब के हिंदू शाही वंश के संस्थापक कौन? वे हिंद का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा? आनंद पाल और। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? 1018। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कब और कहां हुआ? सोमनाथ मंदिर 1025। सोमनाथ मंदिर 1000। महमूद गजनबी अपना सेना अभियान किसके साथ? अपना अंतिम सेना अभियान किसके खिलाफ किया? जाटों के 1027। महमूद गजनबी का निधन कब हुआ? 1000। अलबरूनी तथा उत्बी किसके दरबार में? किसके दरबार में? महमूद पुराणों का अध्ययन करने वाला अल शाहनामा गजनबी ने ये कौन क्वेश्चन हुआ? महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की है? यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत। यामिनी उल मिल्लत का शाब्दिक अर्थ मुसलमानों का। चलिए आगे हेडिंग मारिए, मोहम्मद गौरी। शांत रहिए। सब चिल्ला रहा है बिहार पुलिस का डेट आ गया, डेट आ गया, डेट आ गया। डेट तो आना ही था, ये कौन बड़का चीज। थोड़ा पहले होगा परीक्षा, थोड़ा बाद में होगा, ठीक है। हल्ला मत। टोपी खोल ले जी, खोल लेते हैं। क्या ठीक लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? देखिए, जानते हैं टोपी काहे पहनते हैं? यहाँ पे बाल उड़ गया, उसी को बचाने के लिए टोपी पहनते हैं। यहाँ पे देखिए उड़ा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे उड़ा हुआ है, उड़ गया। हाँ, तो अब उम्र हो गया, अब नहीं उड़ेगा तो कब उड़ेगा? खोल लेते हैं। चलिए, माथा पे बोझ लगता है, ठीक है। अरे आप लोग तो अपने आदमी है महाराज, आप लोग से छुपा कर क्या फायदा है कि ना? तो चलिए, हाय
सुनिए अब, बिहार पुलिस बुक क्या बताएं। बुक आएगा तो जरूर। अरे बुक आएगा, लेकिन डेट का है कि एक दो बार डेट दिए हैं, डेट फेल कर गए, इसलिए अब डेट देने का मन नहीं करता है, लेकिन आएगा बुक, इतना भरोसा रखिए आप। आज क्या तारीख है? एक बार और डेट दे देते हैं, 10 अगस्त तक आ जाएगा, 10 अगस्त तक। अरे क्या बताएं, अकेला आदमी है, समझे, काम बहुत करना होता है। चलिए शांत रहिए, 10 तारीख का टाइम देते, 10 अगस्त, 10 अगस्त, 10 अगस्त को आ जाएगा बुक पक्का, ठीक है। अरे क्या बताएं, अब काम जो है ना, सब चीज हो गया है, सिर्फ हमको प्रूफ रीडिंग करना है, यानी गलती ना रहे बुक में, वो पढ़ना है, ठीक है। पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ेंगे तो हम ही, पढ़ना तो हम ही को पड़ेगा। हम लिखे हैं, हम ही गलती पकड़ पाएंगे, दूसरा कोई गलती पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सिर्फ प्रूफ रीडिंग करना है और कुछ नहीं करना है, और इसलिए जो है आपको टाइम लग रहा है। क्या देखिए, जल्दी ये पढ़ लेंगे। हाँ, एग्जाम डेट बिहार पुलिस का आ गया। हाँ, चलिए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, देखिए आप गजनी साम्राज्य को पढ़े हैं। किसको पढ़े हैं? गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य को पढ़े हैं। देखिए, गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में हुआ करता था। कहां हुआ करता था? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और गजनी साम्राज्य जो अफगानिस्तान में हुआ करता था, उस गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, गौर प्रांत। एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, गौर प्रांत। क्या हुआ करता था? गौर प्रांत। तो गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत, गौर प्रांत हुआ करता था, और उस गौर प्रांत का ही शासक बना था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, यानी बात अगर मोहम्मद गौरी की करे तो मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत छोटे प्रांत गौर प्रांत, छोटे प्रांत गौर प्रांत का जो है शासक बना था। और मोहम्मद गौरी का संबंध संसवनी वंश से था। संसवनी वंश, संसवनी वंश, संसवनी वंश, संसवनी वंश से मोहम्मद गौरी का संबंध था। वही महमूद गजनबी का संबंध था यामिनी वंश से था। यामिनी वंश, यामिनी वंश, महमूद गजनबी का संबंध जो है आपको यामिनी वंश से, और मोहम्मद गौरी का संबंध जो है आपको संसवनी वंश से था। और मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत छोटे प्रांत गौर प्रांत का शासक बना 1173 में। 1173 में, 1173 में जब मोहम्मद गौरी शासक बना, तो मोहम्मद गौरी शासक बनने के बाद अपना लक्ष्य क्या बनाया समझिएगा। मोहम्मद गौरी अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना बनाया। मोहम्मद गौरी अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना बनाया, और अपने इस लक्ष्य
को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब तक वो मरा नहीं, अगर आपके पास नोट होगा तो नोट में 1205 लिखा हुआ है, हम उसमें सुधार करवाते हैं, हम नोट में सुधार करवाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर, मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक, 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर 1175 में और अंतिम आक्रमण 1206 में, अंतिम आक्रमण 1206 में। मोहम्मद गौरी ने इस उद्देश्य से आक्रमण करना शुरू किया कि भारत में इस्लामी सल्तनत को स्थापित करना है। और मोहम्मद गौरी 1175 में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पाकिस्तान में है, मुल्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को मोहम्मद गौरी जीत लिया। और मुल्तान में मुसलमानों का ही शासन हुआ करता था। मुल्तान के मुसलमानों को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, मुल्तान के मुसलमानों को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। इससे मोहम्मद गौरी का आत्मविश्वास बढ़ा और फिर मोहम्मद गौरी आगे की ओर बढ़ा। मोहम्मद गौरी जब आगे की ओर बढ़ा तो फिर मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। गुजरात के पाटन पर मोहम्मद गौरी आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1178 में 1178 1178 में गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। जब गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी का सामना गुजरात के चालुक्य वंश के शासक या गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी का आमना सामना 1178 में गुजरात के पाटन में हुआ। और जब आमना सामना हुआ तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की हार हुई। मोहम्मद गौरी प्रथम तुर्की मुसलमान हुआ जिसका भारत में हार हुआ। इससे पहले महमूद गजनबी आक्रमण किया था, वो भी जीता। सुबुक्तगीन आक्रमण किया था, वो भी जीता। पहली बार भारत में हारने वाला तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी हुआ। मोहम्मद गौरी हारा, चले गया अपना गौड़ प्रांत, फिर से अपना गौड़ प्रांत चले गया। गौड़ प्रांत जाने के बाद एनालिसिस किया, हार का कारण क्या है। देखिए, जब भी आप परीक्षा में असफल होइए, जब भी कभी भी परीक्षा देते हैं और परीक्षा में अगर असफलता हाथ लगता है तो उस असफलता के कारणों को ढूंढिए कि असफलता का कारण क्या है। और अगर कारण पता चल जाए तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। काम करना शुरू कर दीजिएगा तो फिर कमी खत्म हो जाएगा, और कमी खत्म हो जाएगा तो जीवन में सफल हो जाइएगा। सफल होने का यही तरीका ही है। तो मोहम्मद गौरी हारा, अपने साम्राज्य वापस लौटा, कारण को ढूंढा और फिर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को मजबूत किया और फिर भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी
1979 में पाकिस्तान के पेशावर को जीता, 1181 में लाहौर को जीता, 1185 में सियालकोट को जीता। सब पाकिस्तानी में है। और उस समय पाकिस्तान भारत में हुआ करता था। आज पाकिस्तान अलग है, वो अलग बात है, लेकिन उस समय पाकिस्तान भारत में ही हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 1185 आते आते भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पाकिस्तान को पूरी तरीका से अपने कब्जे में कर लिया और लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया, या यह भी कह सकते हैं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया या लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया, और लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना करके मोहम्मद गौरी धीरे धीरे भारत की ओर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे भारत की ओर आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में मोहम्मद गौरी 1189 ईस्वी में, इसी क्रम में मोहम्मद गौरी 1189 ईस्वी में पंजाब के भटिंडा को जीत लिया। भटिंडा का किला, पंजाब में पड़ता था एक किला, उसका नाम था भटिंडा। पंजाब के भटिंडा किला को मोहम्मद गौरी 1189 में जीता। पंजाब के भटिंडा किला को जो मोहम्मद गौरी 1189 में जीता, 1189 में जीता, यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। देखिए, जब मोहम्मद गौरी 1189 में भटिंडा के किला को जीता था, उस समय दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था, या पृथ्वीराज तृतीय का शासन हुआ करता था। भटिंडा का किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, और उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक में नाम पृथ्वीराज चौहान का आता था। और भटिंडा के किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन ही था, और पृथ्वीराज चौहान के अधीन जो भटिंडा का किला था, उस भटिंडा के किला को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। इस बात से पृथ्वीराज चौहान काफी क्रोधित हुए, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कहा, मेरा भटिंडा का किला वापस कर दीजिए। लेकिन मोहम्मद गौरी का, हम तो जीते हैं, हम कैसे वापस करेंगे। मतलब भटिंडा के किला पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों ने अपना अपना दावा ठोका, मेरा है तो मेरा है, मेरा है तो मेरा है। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना, और फिर दोनों की सेना 1191 में, दोनों की सेना 1191 में हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर, हरियाणा के तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने हुई। और जब दोनों की सेना आमने सामने हुई ना, तो फिर युद्ध हुआ 1191 में। जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। और जो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से पराजित हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से पराजित हो गया। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया।
और मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अब हम आपके सीमा क्षेत्र में नहीं आएंगे। और पृथ्वीराज चौहान राजपूत था, राजपूत शासक था, तो उसे अपने राजपूत होने पर बड़ी गर्व था कि जब गिड़गिड़ा रहा है तो इसको मारने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। लेकिन यह पृथ्वीराज चौहान की गलती थी कि पृथ्वीराज चौहान उसको मारा नहीं। पृथ्वीराज चौहान के सामने काफी गिड़गिड़ाया मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया। उसको लगा कि अब इतना डर गया है, ये दोबारा थोड़े आक्रमण करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी फिर से अपने साम्राज्य गए और फिर मोहम्मद गौरी लगभग पूरे 1 वर्ष तक अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, अपनी सेना को बड़ा किया और अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। और फिर मोहम्मद गौरी जब तैयार हो गया, मोहम्मद गौरी का सेना, तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के राज पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो 1192 ईस्वी में फिर से तराइन के मैदान में ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने हुई। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया। और जो गलती पृथ्वीराज चौहान किया वो गलती मोहम्मद गौरी नहीं किया, बल्कि मोहम्मद गौरी मौका मिलते पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, मौका मिलते पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। और उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक में गिनती आता था पृथ्वीराज चौहान का। इस बात की जानकारी मोहम्मद गौरी को भी था। मोहम्मद गौरी को जब पता चला हम तो भारत के सबसे महानी शासक को मार दिए, अब हमारे सामने कौन है, कोई नहीं है। और जो 1192 में हुआ, 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध है, जो 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध है, तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। यह युद्ध अपने आप में सबसे निर्णायक युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध अपने आप में सबसे निर्णायक युद्ध था, जिस युद्ध ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। कई इतिहासकारों ने भी इस युद्ध को काफी निर्णायक युद्ध माना है। और इस युद्ध से मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। और फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी तथा उनके सेनापतियों ने भारत के अलग अलग भूभाग को जीता और भारत के अलग अलग भूभाग को जीतकर वहां पर धीरे धीरे इस्लामी सत्ता को स्थापित करता गया, धीरे धीरे इस्लामी सत्ता को स्थापित करता गया। मोहम्मद गौरी भले ही भारत में हारने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया था, उनका जीवन में लक्ष्य था भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना। और उन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर लिया। मतलब हारते हुए भी मोहम्मद गौरी की भारत में जीत हुई, मोहम्मद गौरी की भारत में जीत हुई। समझ गए, ये चीज है। फिर इससे आगे जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिखिए, आप पहले यहां तक लिखिए। हे लड़की, ठीक है ना जी? तबीयत ठीक हुआ ना आपका? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए खाइए पीजिए बढ़िया से, ठीक है? सुबह को उठ करके जो है ना खाइए। अरे जो खाना है खाइए महाराज, पपीता खाना है, नाशपाती खाना है, या जो खाना अपना खाइए, लेकिन खाइए। हाँ, जो खाना है खाइए ना। फास्टिंग उस्टिंग मत कीजिए, ठीक है?
उस सब में कुछ नहीं रखा है। लिखिए लिखिएगा। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गौर हुआ करता था। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गौर हुआ करता था। इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में हेलो हाँ हाँ बोलिए क्या क्या हुआ? कर दीजिए ठीक। चलिए क्या लिख रहे थे? गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गौर हुआ करता था। इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना 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 मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी का सॉरी मोहम्मद गौरी का संबंध मोहम्मद गौरी का संबंध मोहम्मद गौरी का संबंध संसबनी वंश से था। बोर्ड पे लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी का संबंध मोहम्मद गौरी का संबंध संसबनी वंश से था। मोहम्मद गौरी का संबंध संसबनी वंश से था। वहीं 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 महमूद गजनबी का संबंध वहीं महमूद गजनबी का संबंध वहीं महमूद गजनबी का संबंध यामिनी वंश से था। यामिनी वंश से था। यामिनी वंश यामिनी वंश से था। 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 फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। महमूद गजनबी महमूद गजनबी महमूद गजनबी है महमूद गजनबी ना सॉरी मोहम्मद गौरी सॉरी 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 मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य 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 भारत में मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को भारत में इस्लामी सत्ता को भारत में इस्लामी सत्ता को
स्थापित करना बनाया। मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना बनाया। मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना बनाया। अपने इस लक्ष्य के मद्देनजर ही अपने इस लक्ष्य के मद्देनजर ही मोहम्मद गौरी ने अपने इस लक्ष्य के मद्देनजर ही मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। लगातार भारत पर आक्रमण किया। आगे अब देखिए स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। अब स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट वाइज स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया। मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया। मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। चलिए इसके बाद उसी में इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। 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 फुल स्टॉप। गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस आक्रमण के दौरान
इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी का सामना इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी का सामना इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी का सामना गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। फुल स्टॉप। भीम द्वितीय ने गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। भीम द्वितीय के साथ हुआ। फुल स्टॉप। भीम द्वितीय ने 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 मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू। भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान 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 मोहम्मद गौरी हुआ। मोहम्मद गौरी हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने 1179 में पेशावर मोहम्मद गौरी ने 1179 में पेशावर 1179 में पेशावर कौमा 1181 में लाहौर 1181 में लाहौर और 1185 में सियालकोट और 1185 में सियालकोट और 1185 में सियालकोट और 1185 में सियालकोट को जीतकर 1185 में सियालकोट को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर भारत विजयी अभियान जारी रखा तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर भारत विजयी अभियान जारी रखा तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर तथा लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर भारत विजयी अभियान जारी रखा। इसी क्रम में
इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा के किला को जीता। भटिंडा के किला को जीता। इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा के किला को जीता। यह किला पृथ्वीराज चौहान 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 के राज्य के अधीन था। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। इस किला को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। फुल स्टॉप। यही घटना क्या हुआ हीरो? पेन है, पेन दीजिए ना कोई इशू को, है पेन दीजिए ना जी। है देखिए सुनिए, अगर आपके आसपास के छात्र एवं छात्राओं का पेन खत्म हो जाता है तो मदद कीजिए, एक दूसरे को बिना कहे हुए मदद कीजिए, ठीक है? आप लोग भी अपने में एक्सचेंज कर लीजिए, आप लोग भी अपने में एक्सचेंज कर लिया कीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, अरे बोल भी दिया कीजिए, सही में बोलिएगा तब ना पता चलेगा, बोलिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा, है? ठीक है, बोलिए, आसपास वाला को बोलिए कि पेन खत्म हो गया दीजिए ना, ठीक है? नहीं देता है छीन लीजिए। अपना अपना दावा ठोका। यही घटना अपना अपना दावा ठोका। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। अब नीचे से स्टार मार के लिखिए। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। स्टार मार के लिखिएगा। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। अब नीचे से हेडिंग मारिए तराइन का प्रथम युद्ध। नीचे से हेडिंग मारिए तराइन का प्रथम युद्ध। नीचे से हेडिंग मारिए तराइन का प्रथम युद्ध।
जानते हैं इतना बीमारी हो गया है ना, आपको क्या बताएं हम। सब जानते हैं, सब भूखे रहने के वजह से हुआ। डॉक्टर से हम दिखाए हैं, जानते हैं। बुधवार के रात को मेरा अतरी दर्द करना शुरू किया। अतरी समझते हैं? अतरी दर्द करना शुरू किया था, तो बहुत सारा बीमारी जकड़ लिया है। बताइए, अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है। सब भूखे रहने के वजह से हुआ है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समझे? महाराज, उससे बढ़िया भूखे रहना है। आप लोग फालतू का चक्कर में पड़ते हैं। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी में, यह युद्ध 1191 ईस्वी में। भूखे मत रहिए, समझे? आप लोग जो है ना, सुबह उठ करके कुछ खाइए। अब हम भी सोचे हैं सुबह उठ करके कुछ ना कुछ खाएंगे, चाहे कुछ भी खाए, बिस्किटें खाएंगे लेकिन खाएंगे, समझे? बहुत बीमारी हो गया है। आप लोग भी जो है सुबह उठ करके कुछ खाइए, नहीं तो हमारे तरह ही बहुत बीमारी आप लोग को भी हो जाएगा। हाँ। तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी में। देखिए, जब तक जवानी है तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है? जैसे जवानी ढल जाएगा सब पता चलेगा, समझे? है हल्ला काहे कर रहे हैं? अब बढ़िया चीज समझा रहे हैं, देखिए कोकाएं कर रहा है। हमको तो आश्चर्य लगता है। ये कितना बढ़िया बात बता रहे हैं कि सुबह को उठ करके कुछ खाइए, भूखे पेट मत रहिए। इसमें क्या कोकाएं करने वाला बात हुआ, बताइए? यानी आप लोग कोनो बात पे कोकाएं करना शुरू कर देते हैं। अजीब हाल। यह युद्ध 1191 ईस्वी में, यह युद्ध 1191 ईस्वी में, यह युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, डैश दे करके, डैश देकर। यह युद्ध 1192 ईस्वी में, यह युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और, यह युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में, इस युद्ध में
इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में इस युद्ध से ही भारत में इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। इस युद्ध से ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। उसी में इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार उसी में इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार 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 V.A. स्मिथ के अनुसार यह सबसे निर्णायक युद्ध था। यह सबसे निर्णायक युद्ध था यह सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में इस्लामी सत्ता जिसने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। 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 चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर लिया, तो इसके बाद अब मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था, या यूं कहे मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। और जब मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता का विस्तार करना चाहता था, तो उस क्रम में मोहम्मद गौरी जो है आपको पंजाब हरियाणा दिल्ली से आगे बढ़ा। पंजाब हरियाणा दिल्ली पर कब्जा कर लिया और फिर मोहम्मद गौरी जो है आपको आगे बढ़ा। जब मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में उस समय सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था कन्नौज। उत्तर प्रदेश में उस समय सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था कन्नौज, और कन्नौज में गहरवाल वंश का शासन था। और कन्नौज के गहरवाल वंश के शासक हुआ करते थे जयचंद। कन्नौज के गहरवाल वंश के शासक कौन हुआ करते थे? जयचंद। जयचंद भी राजपूत था। गहरवाल या राठौर राजपूत, समझ गए? राठौर वंश कहिए या गहरवाल वंश कहिए, दोनों एक ही बात है। आपको कन्नौज में गहरवाल वंश का शासन था और गहरवाल वंश के शासक हुआ करते थे जयचंद। गहरवाल वंश के शासक जयचंद हुआ करते थे। अब देखिएगा आप 1194 में 1194 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के चंदावर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के चंदावर नामक स्थान पर, चंदावर नामक स्थान पर 1194 में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और जो चंदावर का युद्ध है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। और इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, जयचंद की हार हुई, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मौत के घाट उतार दिया और पूरे कन्नौज पर कब्जा कर लिया। पूरे कन्नौज पर कब्जा कर लिया मतलब पूरे उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, पूरे उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। और देखिए मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था, जीतता था, जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और फिर अपने प्रांत गौर चला जाता था, गौर प्रांत देखने के लिए चला जाता था, सब सकुशल मंगल है कि ना है, समझ गए। मतलब देखिए हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं समझे बात को, समझ गए, हमारा इशारा आप नहीं समझे। देखिए हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को तो विस्तारित कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो है अपना साम्राज्य जो पहले से विस्तारित किए थे उस पर भी नजर रखे हुए थे कि वहां तो कोई विद्रोह उद्रोह नहीं होने लगा है। मतलब पढ़ने में यहां पर हम आपको संकेत जो दिए वो संकेत कोई नहीं समझ पाए होंगे। हम आपको ये संकेत दिए कि आप आगे बढ़िए लेकिन पीछे की चीजों का रिवीजन भी कीजिए। अगर पीछे की चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे की बातों को भूलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ आगे बढ़ने मात्र से आपका जीवन सफल होने वाला ना है, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, साथ ही साथ पीछे की चीजों को भी याद रखना है। हम ये संदेश यहां से देना चाहते थे। अब तो सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन पहले तो बहुत कम लोग समझे होंगे या नहीं समझे होंगे। तो मोहम्मद गौरी जो है अपना साम्राज्य भी संभाल करके रखा, मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य भी संभाल करके रखा। और देखिए मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था ऐबक, याल्दोज, कुबाचा, ये सब मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के कई सारे सेनापति हुआ करते थे, मोहम्मद गौरी के ही सेनापति हुआ करते थे। उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का नाम आप सुने होंगे। जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी उत्तर प्रदेश तक आया, मोहम्मद गौरी उत्तर प्रदेश तक आया। उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को कहा, यहां से आगे आप जाइए ना, जाइए यहां से आगे, देखिए निपटिए सबसे, समझ गए। तो फिर मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 में, बख्तियार खिलजी ने जो है आपको 1203 में बिहार पर आक्रमण किया। 1203 में, हाँ 1203 में बिहार पर आक्रमण किया। और बिहार पर जब आक्रमण किया नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो जर्जर स्थिति में आपको देखने को मिला है वो इन्हीं के कारण मिला है, समझ गए, इन्हीं के कारण जो है आपको मिला है, बख्तियार खिलजी के कारण ही मिला है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया। और कुछ स्रोत को अगर आप पढ़ेंगे, कुछ स्रोत तो यहां तक लिखता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाने का काम किया। तो बिहार पर आक्रमण कर मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जो है आपको ध्वस्त किया। फिर बिहार को जीता। बिहार को जीत करके बख्तियार खिलजी वहां पर मोहम्मद गौरी के शासन को स्थापित कर दिया। फिर मोहम्मद गौरी के सेनापति बिहार से आगे बढ़ा, बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर 1204-5 में आक्रमण किया, बंगाल को भी जीत लिया। फिर असम पर आक्रमण किया, असम को 1206 में जीत लिया, असम को 1206 में जीत लिया। और जब असम से आगे बढ़ा ना तो बख्तियार खिलजी को एक जनजाति से सामना हुआ और वो जनजाति बख्तियार खिलजी से भी ज्यादा क्रूर अत्याचारी था। कैसे यो जान बचा करके बख्तियार खिलजी जो है आपको भागा था, उस जनजाति से जान बचा करके बख्तियार खिलजी जो है आपको भागा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को बिहार, बंगाल, असम तक स्थापित कर दिया था। बिहार, बंगाल, असम तक स्थापित कर दिया, समझ गए। और फिर आप मोहम्मद गौरी की बात करेंगे 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। और मोहम्मद गौरी की हत्या होने के बाद मोहम्मद गौरी का 3 गो प्रमुख गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गौरी का एगो गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, एगो यालदोज, एगो कुबाचा। इन तीनों में सबसे ज्यादा योग्य कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को संगठित किया और संगठित करके ऐबक ने वहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने वहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और ऐबक ने अपने आका अर्थात मोहम्मद गौरी के अनुरूप लाहौर को अपने साम्राज्य का राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन प्रशासन किया। और ऐबक ही जो है मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी क्यों हो पाया, आगे आपको यह बात समझ में आएगा। बड़ी दूरदर्शी था ऐबक। यालदोज कुबाचा दोनों को मिला लिया था, यालदोज कुबाचा दोनों को अपने में मिला लिया, समझ गए, दोनों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, दोनों को अपने में मिला लिया और फिर ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बन बैठा। आगे इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात यहां पर, मोहम्मद गौरी भारत में जब शासन प्रशासन करना शुरू किया था ना, तो मोहम्मद गौरी जो है आपको सिक्का जारी किया था, जिस सिक्का पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था, जिस सिक्का पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। और मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो एक सूफी संत 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ आया था। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ जो सूफी संत आया था उसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आपको मोहम्मद गौरी के साथ ही 1192 ईस्वी में भारत आया था। ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए चंदाबर का युद्ध, चंदाबर का युद्ध, लिखिए चंदाबर का युद्ध। चंदाबर का युद्ध, लिखिए चंदाबर का युद्ध, लिखिएगा चंदाबर का युद्ध, लिखिएगा। चंदाबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में है। यूपी लिख लीजिए ना, चंदाबर के युद्ध के कोष्ठ में उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, मतलब ये स्पष्ट रहेगा कि चंदाबर उत्तर प्रदेश में, ये बात स्पष्ट रहना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप कहिएगा कहां है कहां है कहां है। लिखिएगा यह युद्ध 1194 ईस्वी में यह युद्ध 1194 ईस्वी में, यह युद्ध 1194 ईस्वी में, यह युद्ध 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक, कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक, कन्नौज के गहरवाल गहरवाल, कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के बीच हुआ। कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के बीच हुआ। कन्नौज के गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के बीच हुआ। जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने
मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 में बिहार पर आक्रमण किया। में बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी का कारण नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी का कारण मुस्लिम आक्रांता, नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी का कारण मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी का कारण मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी को माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया? कुमारगुप्त। विक्रमशिला धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल बनवाया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिए बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। बख्तियार खिलजी ने लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बख्तियार खिलजी ने 1204-5 ईस्वी में बंगाल को जीता। बंगाल को जीता, 1206 ईस्वी में असम को जीता। 1206 ईस्वी में असम को जीता। 1206 ईस्वी में असम को जीता। आगे मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत, सूफी संत, सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, लिखिए गलते फलते लिखिए, सूफी संत, अच्छा लिख देते हैं, सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, लिखिए सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहां लिखा हुआ है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, चिश्ती भारत आया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने, नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। उनका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना। 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 सभी भाइयों बहनों, दीदी जी, भाई जी से रिक्वेस्ट है कि जितना बताए हैं लिखाए हैं पढ़ जाइए, थॉरोली पढ़ जाइए, 2 से 3 मिनट में पढ़ जाइए, आप तब याद कर पाएंगे। पढ़िए और याद करके जाना है, ठीक है। क्लासरूम से याद हो करके जाना चाहिए। और जो ऊपर वाले लोग धर फराने लगे हैं जाने के लिए, उसका टांग काट लेंगे हम, ठीक है। चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सब लोग पढ़िए। पढ़िए फटाफट। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी पढ़ने बोले, ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए बहुत खास है, आपको नहीं पढ़ने बोले हैं, सबको पढ़ने बोले हैं। ऑनलाइन वाला मुंह नहीं देखेगा, पढ़ेगा कॉपी कॉपी पढ़िए। पढ़िए, बतियाइए ना। कौन बतिया रहे, क्या पढ़िए। पीछे क्या बतिया रहे? ऊपर वाला कैमरा लगाते हैं, रुकिए, सब नजर आएगा कौन क्या कर रहा है। पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। मारेंगे हम, दांत तोड़ देंगे। पढ़िए जल्दी जल्दी।
देखिए पेन गिरा है, लड़की पेन गिरा, देखिए पढ़िए जल्दी जल्दी। पढ़िए, आपको क्या बोले हैं मुंह देखने के लिए मेरा? आपको भी पढ़ने बोले हैं। वो लड़की दुबक के मुंह देख रही है, बिल्ली जैसे दुबक गई ऐसी। अल्लाह ने मारेंगे। पढ़िए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। पढ़ लिए? चलिए आइए, आइए बोर्ड पे आइए। अब बोर्ड पे आइए, फटाफट जवाब दीजिए, ना तो नानी याद दिला देंगे हम। गौर प्रांत कौन साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत? गजनी। गौर प्रांत कौन साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा? गजनी ना। और गौर प्रांत का शासक कौन बना था? गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी का संबंध कौन वंश? मोहम्मद गौरी का संबंध कौन वंश? अच्छा, महमूद गजनबी का संबंध? महमूद गजनबी का संबंध, मोहम्मद गौरी का संबंध, मोहम्मद गौरी का संबंध। मोहम्मद गौरी गौर प्रांत का शासक कब बना? कब बना? कब बना? और मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत में इस्लामी सल्तनत की, भारत में इस्लामी सल्तनत की। मोहम्मद गौरी का जो बार बार भारत पर आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1100। अंतिम आक्रमण कब किया? अंतिम आक्रमण 1206 में किया। अच्छा, पहला आक्रमण कौन राज के खिलाफ किया? मुल्तान। कौन राज? कौन राज? अच्छा, भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान, प्रथम तुर्की मुसलमान आए। अच्छा, एक बात बताइए, मोहम्मद गौरी को 1178 में न पराजय का मुंह देखना पड़ा जी? आए। गुजरात के किस शासक ने पराजित किया था? आए। भीम। भीम, याद रखिएगा। भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान, भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया? किसने किया? अच्छा, इसके बाद आगे बताइए, मोहम्मद गौरी ने पेशावर को कब जीता? लाहौर को कब जीता? सियालकोट को कब जीता? और केंद्र बिंदु किसे बनाया? किसे बनाया? भटिंडा के किला को कब जीता? और भटिंडा के किला पर गौरी और चौहान दोनों ने दावा कर रहा था। कौन किला पर गौरी और चौहान दोनों दावा? और यही घटना कौन युद्ध का तत्कालिक कारण बना? तराइन का। तराइन का। तराइन के युद्ध के मैदान किस राज्य में है? हरियाणा। कौन राज्य में? तराइन के युद्ध के मैदान कौन राज्य में? कौन राज्य में है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191। 1100। तराइन का द्वितीय युद्ध 1100। अच्छा, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध। अच्छा, दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज। और द्वितीय युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज। और द्वितीय युद्ध में? भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कौन युद्ध से हुई मानी जाती है? तराइन के। भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कौन युद्ध से हुई मानी कौन युद्ध से हुई मानी जाती है? तराइन के द्वितीय युद्ध को सबसे निर्णायक युद्ध किसने बताया? किसने बताया है? किसने बताया है?
चंदावर का युद्ध कब हुआ है? चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार को कब जीता? बंगाल को कब जीता? असम को कब जीता? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? आए लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का किसने जारी किया? आए मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में कौन सूफी संत आया? शेख मोइनुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में कौन सूफी संत आया? शेख मोइनुद्दीन। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? कब हुई? कब हुई? आए उसका उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन। याद हुआ? ध्यान से सुनिए, तुर्की मुसलमानों का आक्रमण खत्म हो गया। कल क्लास होने, कल तो मेरा ही क्लास है, कल क्लास से पहले संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। और जब आप लोग क्लास आएंगे कल, तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप उसका पीडीएफ लेकर के आएंगे। सबको अपनी अपनी माता जी का कसम है, समझिए, क्योंकि आप लोग लेकर के आते नहीं हैं। तो इसलिए जैसे भी हो लेकर के आना है, ठीक है? लेकर के आना है, समझ गए बात को? बैठिए। तो कल जो है चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो खत्म ना। फिर चैप्टर नंबर 5 दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बड़ा है और महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो फिर हो सकता है कल से ही दिल्ली सल्तनत या फिर अगले क्लास से दिल्ली सल्तनत की हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? अब मध्यकालीन में क्वेश्चन आंसर दोनों साथ जा रहा है, कितना बेहतर जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, मध्यकालीन पूरा ऐसे ही पढ़ाएंगे, आधुनिक भी पूरा ऐसे ही पढ़ाएंगे। देखिए, चलिए, है आइए, है क्वेश्चन न करवाना प्राचीन का। है ये क्या हो गया? है अरे कहाँ क्वेश्चन लगाया जी? वाह तोरी का, यहां पर ला करके न रखेगा यार, क्या तुम दिमाग खराब करके रख देता है। बस ये गोनू झा है, छोड़ दीजिए, ये गोनू झा सबसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये 7 बजा देगा क्वेश्चन लाने ही। हम सोचे कम से कम 10 को बता देंगे। हाँ हाँ नहीं आ गया। हाँ आइए, आइए क्वेश्चन है, आइए। 10 को बता देंगे तो ठीक न रहेगा जी। आइए, अशोक के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य है? पहला, शासक बनने से पूर्व वह अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। हाँ सही है। उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त की। हाँ। उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। हाँ। उसने 261 ईस्वी पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा। हाँ। आंसर 1 2 3 4 डी। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? सांची मध्य प्रदेश में सही है ये। सारनाथ उत्तर प्रदेश सही है। रूमीदेई नेपाल की तराई में सही। निगाली सागर बिहार नहीं, नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हाँ एकदम सही है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। हाँ सही है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। हाँ। 1 2 और आगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर
मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? दीप वंश और महावंश। दीप वंश कर दिया है, यहां पर दीप वंश होगा। दीप वंश और महावंश। दीप वंश और महावंश 2 और 3। 2 और 3। आगे, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का था। दशरथ भी बौद्ध धर्म का था। ये दोनों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोनों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 2 और 4, यानी आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? 10 क्वेश्चन हो गया। तो इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। आप बकाइए नहीं ज्यादा।